नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार, जन जन तक पहुंचा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी ने वादे तो निभाए नहीं, यूपी को बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, अखिलेश यादव ने कहा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बनाया मास्टर प्लान, अब गोवा में होगा खेला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार, जन जन तक पहुंचा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को ये बताए कि आंदोलन का हल कैसे निकलेगा। हम अपने आंदोलन को लेकर अडिग हैं। 27 सितंबर को भारत बंद है, जैसा मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक पंचायत में हमने कहा था। टिकैत ने कहा कि हम पूरी तरह घेराबंदी कर रहे हैं। कई संगठनों से हमने 27 तारीख को बंद रखने की अपील की है। कई संगठनों का समर्थन हमें पहले भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारा आंदोलन ऐसे ही सफल रहेगा, सरकार जल्द ही जिद छोड़ेगी। टिकैत ने आगे कहा कि इस समय सरकार सत्ता के मोह में चूर है, लेकिन अब हमारा आंदोलन बॉर्डर तक सिमटकर नहीं रह गया है। अब हमारा आंदोलन जन जन की आवाज तक पहुंच गया है। किसान आंदोलन देश और राज्यों को कोने कोने तक फैल गया है। वहीं राकेश टिकैत से जब सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तराखंड में आपकी जनसभा है, आम आदमी पार्टी का झुकाव भी उत्तराखंड की तरफ है, कहीं आपका झुकाव भी आपकी तरफ तो नहीं? इस सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि हम किसी राजनीति पार्टी की तरफ नहीं है, हमारा झुकाव आंदोलन की तरफ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने वादे तो निभाए नहीं, यूपी को बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर लगाया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह और पूरी तरह विफल है। उसने अपने किए वादे तो निभाए नहीं, प्रदेश को बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। भाजपा का दूसरा नाम ही घोटाला, धांधली और जालसाजी हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने राज्य की जनता को सिर्फ परेशानियां, महंगाई और भ्रष्टाचार के ही उपहार दिए हैं। साल 2022 का चुनाव प्रदेश को नई सरकार मिलने का चुनाव होगा। 4.5 साल में जनता ने देखा है कि कैसे प्रदेश विकास और प्रगति में पीछे हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो और लोक कल्याणकारी सरकार सत्ता में आए। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार की व्यवस्थाओं को चौपट करने के अलावा कुछ और नहीं किया है। भाजपा सरकार की नाकामियों के चलते शिक्षा व्यवस्था गर्त में है। देश का भविष्य विद्यालय परिसरों में जलभराव के कारण छप्पर में पढ़ाई करने को मजबूर है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का एक नमूना बरेली जिले में देखने को मिला, जहां एक बच्ची की मृत्यु डेंगू से होने पर स्वास्थ्य महकमा 6 दिन तक रिपोर्ट दबाए बैठा रहा। कोरोना की तरह डेंगू से मौतों को भी प्रशासन दबाने पर तुला हुआ है। वाराणसी में बीएचयू अस्पताल में बेड न होने से स्ट्रेचर पर इलाज हो रहा है। भाजपा के संकल्प पत्र में 24 घंटे बिजली के वादे और सीएम द्वारा वादा निभाने के झूठे दावे की हकीकत यह है कि पडरौना में 2 दिन से बिजली कटौती हो रही है। खीरी में जनता बिजली संकट से त्राही त्राही कर रही है। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में भी बिजली पानी की परेशानी है। राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के भाजपाई दावे की तो जगह जगह धज्जियां उड़ रही है। भाजपा सरकार में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। बरेली लखनऊ हाईवे और आरपीआरआई रोड पर गड्ढों की वजह से गाड़ी से उछलकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तमाम जगहों पर सड़कें टूटी फूटी होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग त्रस्त हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बनाया मास्टर प्लान, अब गोवा में होगा खेला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अपने तत्कालीन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर गोवा विधानसभा चुनाव में उतरने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जीत हासिल होने के बाद बेहद उत्साहित पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की नजर अब गोवा विधानसभा चुनावों पर है। टीएमसी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक भवानीपुर की सभा में ममता बनर्जी ने नारा भी लगाया है, आबार गोवाए खेला होबे, अब गोवा में खेल होगा। ममता बनर्जी ने गोवा के लिए एक टीम का भी गठन किया है, जिसमें अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर अहम भूमिका में हैं। सत्तारूढ़ भाजपा से भिड़ने के लिए प्रशांत किशोर की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के 200 लोगों की एक टीम को गोवा के मैदान में उतारा गया है, जो टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रही है। यह टीम सवेरे सोशल मीडिया पर प्रचार, नए उम्मीदवारों की तलाश और पार्टी के लिए जातिगत समीकरण तैयार कर रही है।
गौरतलब है कि गोवा में अगले साल फरवरी 2022 के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं और टीएमसी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इसके मद्देनजर अभी से अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार इस सिलसिले में अभिषेक बैनर्जी समेत टीम के कई अन्य सदस्यों ने राजनेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व व्यापारियों और राज्य के अन्य कई संगठनों के लोगों से मुलाकात की है। टीएमसी राज्य में कई स्थानीय छोटे मोर्चों को भी अपने साथ लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही इसके लिए टीएमसी जल्द ही अपने कई सांसदों को गोवा भेज सकती है, जिनका नेतृत्व अभिषेक बैनर्जी करेंगे। इस संबंध में राज्य के कुछ नेताओं के साथ पहले ही कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इससे पहले ममता बनर्जी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी जाहिर कर चुकी हैं। टीएमसी त्रिपुरा में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों पर और भाजपा को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि भाजपा ने अन्य छोटे दलों के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जानें क्या हुआ जब गोरखपुर में सीएम योगी के मंच से वासुदेवानंद सरस्वती ने की मुलायम और मायावती की तारीफ। जी हां दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार में गुरुवार को आयोजित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए प्रयागराज से आए शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि संस्कृत से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि संस्कृत विद्यालयों को अच्छे छात्र और योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे, जिसके चलते संस्कृत की काफी दुर्दशा हो रही है। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री से मांग की कि वो संस्कृत विद्यालयों में हो रही नकल पर रोक लगाएं और संस्कृत विद्यालयों की भर्ती में आरक्षण को समाप्त कराएं। उनके संबोधन के दौरान श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद लोग तब सन्न रह गए जब उन्होंने मंच से संस्कृत के विकास का श्रेय मुलायम सिंह यादव और मायावती को दिया। कहा कि मुलायम सिंह ने संस्कृत शिक्षकों को माध्यमिक स्तर का वेतन दिया। मायावती ने भी अपने प्राचीन पद्धति से विद्यालयों में नियुक्ति के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संस्कृत विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में नकल रोकने की कोशिश तो की गई है। इससे सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी नकल हो रही है। कई जगहों पर तो पुस्तक लेकर नकल की जा रही है। अध्यापक खुद पुस्तक फाड़कर नकल करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों में नकल कराकर डिग्रियां दी जा रही हैं। ऐसे में संस्कृत के योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे। इसके लिए उन्होंने अपनी संस्था द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय की चर्चा की और कहा कि उन्होंने जैसे तैसे शिक्षकों की भर्ती कर ली। काफी प्रयास के बाद भी उन्हें योग्य शिक्षक नहीं मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि संस्कृत विद्यालयों में प्राचीन पद्धति से नियुक्तियां की जाएं ताकि संस्कृत का उत्थान हो। संस्कृत के उत्थान पर ही भारतीय संस्कृति का उत्थान टिका हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने का फैसला कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, लेकिन यह आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस का दांव कितना सही है। अगर पंजाब के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी तादाद दलित सिख की है। चरणजीत सिंह चन्नी इसी वर्ग से आते हैं। पंजाब में दलित मतदाताओं की हिस्सेदारी 32% होने की वजह से कांग्रेस को इसका फायदा मिलने की बात कही जा रही है। 2017 के चुनाव में 34 दलित सीटों में से 21 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी दलित सीटों में इजाफा कर पाते हैं या नहीं। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि 2017 के चुनाव में अमरिंदर सिंह कांग्रेस के चेहरा थे और वो दलित समुदाय से भी नहीं आते हैं। बावजूद इसके कांग्रेस ने 34 में से 21 सीटों पर जीत हासिल की। दलित सीटों पर इतनी बड़ी जीत अकाली दल को 2012 में मिली थी। दूसरी ओर पंजाब में जट सिख समुदाय 19% है और अब तक पंजाब की सत्ता में इसी समुदाय का राज रहा है। अब हो सकता है कि यह वर्ग कांग्रेस से छिटककर भाजपा या आम आदमी पार्टी के पाले में आ जाए। हालांकि हमेशा ही पंजाब की सत्ता में जट सिख समुदाय के काबिज रहने से राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा जरूर बनाया था। दलितों को बड़े पदों पर बैठाने की बात कहकर जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी। इस मुद्दे को बार बार उछाला जाता रहा है कि किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यही कारण है कि पिछले चुनाव में अकाली दल और भाजपा ने चुनाव जीतने पर किसी दलित को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था। इसकी वजह रही है कि पंजाब में दलित सबसे बड़ा तबका है, लेकिन वहां की सत्ता में दलितों को कुछ खास लाभ नहीं मिला। कांग्रेस इस मौके पर पंजाब में दलित कार्ड खेलकर दूसरे राज्यों के दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। कांग्रेस इन राज्यों में इस बात का खूब प्रचार करेगी कि उसने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाकर नजीर पेश किया है और अगर उस दूसरे राज्यों में भी मौका दिया जाता है तो वो वहाँ भी वही प्रयोग करेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ दलितों की अच्छी खासी पैठ है, वहाँ कांग्रेस इसे भुनाने की रणनीति पर काम करेगी। हालांकि इस बात की संभावना कम है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दलित फॉर्मूले को ज्यादा भाव मिलेगा। एकजुटता से 2022 विधानसभा चुनाव जीतेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। कहा कि आपसी एकजुटता से ही पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर सकती है।
बृहस्पतिवार को कांग्रेस के टिहरी जिले के सह प्रभारी बालेश्वर सिंह का पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि आने वाले चुनाव में उत्तराखंड की जनता भाजपा को सबक सिखाना चाहती है। उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। भाजपा के लोग झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस नवरात्रि में जारी करेगी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची। जी हां दोस्तों, पंजाब में सरकार की कमान चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपने के बाद कांग्रेस उत्साहित है। पंजाब में दलित चेहरे पर दांव लगाकर कांग्रेस अब मिशन यूपी में जुट गई है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया फैसले से कांग्रेस के मिशन उत्तर प्रदेश को गति मिली है। कांग्रेस अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होने वाले नवरात्रों के दौरान यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार कांग्रेस समय पर उम्मीदवारों की सूची जारी करके पारंपरिक प्रवृत्ति को तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने 150 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की जांच परख कर ली है। यूपी में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी की ओर से 150 सीटों में से 78 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव रणनीति और संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों ने बताया कि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को पार्टी ने हरी झंडी दे दी है। यही नहीं, पार्टी की ओर से उन उम्मीदवारों को जमीनी स्तर पर उतरने और चुनावी लड़ाई की तैयारी शुरू करने के लिए कहा गया है। इस बार यूपी में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन को लेकर नजरें इसलिए भी होंगी क्योंकि प्रियंका गांधी वारा राज्य की पार्टी प्रभारी हैं। प्रियंका ने यूपी में चुनावी रणनीति की बागडोर संभाल ली है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि हम चुनाव जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम समय से बहुत पहले सूची की घोषणा कर रहे हैं ताकि उम्मीदवारों को मतदाताओं तक पहुँचने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यही नहीं, मिशन यूपी के लिए कांग्रेस में विभिन्न स्तरों पर तैयारी चल रही है। पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर लखनऊ में कई बैठकें होनी है। प्रियंका गांधी वारा सप्ताह भर चलने वाले मैराथन कार्यक्रमों और प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों एवं अन्य समितियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक के लिए जल्द लखनऊ जाएंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 300 दिन पूरे। जी हां दोस्तों, केंद्र द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन के बुधवार को 300 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने एक बयान जारी कर कहा कि ये आंदोलन देश के लाखों किसानों की इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता का सबूत है और ये और दृढ़ हुई है। किसान मोर्चा ने कहा, किसानों को दिल्ली की सीमा पर रहने को मजबूर किए जाने के बाद से 300 दिन पूरे हो गए हैं। प्रदर्शनकारी किसान शांतिपूर्ण तरीके से देश की खाद्य एवं कृषि प्रणाली पर उद्योग घरानों के कब्जे के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनकी मांगे स्पष्ट हैं, जिसकी जानकारी मोदी सरकार को है और जो हकपूर्वक किसानों की जायज मांगों को नहीं मानने पर अड़ी है। मोर्चा ने आगे कहा, यह स्थिति तब है जब देश के कामगारों में किसानों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और हमारे लोकतंत्र में चुनाव मुख्यतः किसानों द्वारा किए जाने वाले मतदान से जीते जाते हैं। बयान के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को मजबूत करने और पूरे देश में व्यापक बनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही मोर्चा की ओर से 27 सितंबर को बुलाए गए भारत बंद की भी तैयारियां की जा रही हैं। किसान मोर्चा ने कहा, देश के अलग अलग हिस्सों में समाज के विभिन्न वर्गों से किसान संगठन संपर्क कर रहे हैं ताकि किसानों की मांगों को लेकर समर्थन और एकजुटता प्राप्त की जा सके। यह आंदोलन देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन बन गया है। बयान के मुताबिक बंद में कई किसान संगठनों के साथ साथ कर्मचारी संघों, कारोबार संघों, कर्मचारियों और छात्र संघों, महिला संगठनों, ट्रांसपोर्टर संगठनों को शामिल किया जा रहा है। किसान मोर्चा ने कहा कि बंद के दौरान आयोजित रैली में अधिक लोगों को शामिल करने के लिए किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है और साइकिल एवं मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। किसान आंदोलन से जुड़े आधिकारिक ट्विटर पेज किसान एकता मोर्चा की ओर से ट्वीट कर कहा गया है, मोदी सरकार के अनुसार कृषि कानून किसानों को उनकी आय बढ़ाने और अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान करने के लिए हैं, लेकिन गलती से ये कॉर्पोरेट की भलाई के लिए ही है। एक अन्य ट्वीट में कहा गया है, पिछले साल सितंबर में किसानों की भलाई के लिए 3 कृषि कानून बनाए गए थे। हालांकि असली किसानों में से किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, बल्कि चल रहे विरोध के माध्यम से आवाज उठाए। मोदी सरकार के बेरहम रवैये के कारण कब तक हमारे किसान अपने लिए लड़ते रहेंगे। 21 सितंबर को किए गए एक ट्वीट में कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल भी सच्चे नेता नहीं है। किसान आंदोलन के 299 दिन हो गए हैं, जिसमें 600 से अधिक किसानों ने अपना कीमती जीवन खो दिया है। कुछ धनी कॉर्पोरेट के लिए देश के लोगों की अनदेखी के लिए मोदी सरकार पर शर्म आती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का आरोप है, सुशील मोदी के इशारे पर हुआ है नल जल योजना में घोटाला, नीतीश पर भी हमला। जी हां दोस्तों,
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साले, दामाद और बहू की कंपनी को 55 करोड़ का ठेका दिया गया। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर भी आरोप लगाए। कहा कि इस घोटाले को सबसे पहले हमारी पार्टी के नेता राम प्रकाश महतो ने पिछले साल ही उजागर किया था। इस वर्ष भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरी जानकारी दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे उसे साफ जाहिर होता है मुख्यमंत्री डर रहे हैं या भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सुशील मोदी के कैंडिडेट हैं। उनके इशारे पर सब हो रहा है। कहा कि नल जल योजना राज्य में नल धन योजना बन गई है। सभी जिलों में इसका ठेका जदयू और भाजपा नेताओं को दिया जा रहा है। जदयू और भाजपा के लोग चुनाव की तैयारी में लगे हैं, उसके लिए वोट खरीदने को पैसा इकट्ठा करने का यह हथियार बन गया है। इससे पहले बुधवार को भी तेजस्वी ने इस मामले को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा नेताओं पर हमले किए थे। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मुंह में दही जमी है, अगर मुंह खोलेंगे तो सृजन घोटाला फिर से खुल जाएगा। कहा कि मौजूदा सरकार में लगातार सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है। तेजस्वी ने कहा कि ये जांच का विषय है, लेकिन नीतीश कुमार जांच नहीं कराएंगे। वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, उनके बस की बात ही नहीं है। वो तो अनुकंपा वाले मुख्यमंत्री हैं, बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। उनके लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड, 7 निश्चय वाले काम में भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जनता दल यू वालों को चुन चुन कर ठेके दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को अपनी अंतरात्मा जगानी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के लोग घोटालों करें तब भी दूब के धुले हैं। डिप्टी सीएम के विभाग का मामला आ रहा है, इसके बाद भी नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के विधायक ने ही कहा था कि अधिकारी बिना घूस लिए कुछ नहीं करते। तेजस्वी ने कहा कि जब एक कांस्टेबल के पास से 10 करोड़ की आमदनी के साथ आलीशान बंगला मिला है तो अधिकारी और मंत्री लेवल के लोग कितना भ्रष्टाचार किया होगा। केवल छोटे लोगों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं पकड़ी जाती हैं। इन्हें बचाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कोरोना के बाद डेंगू का कहर, 6000 लोग हो चुके बीमार, अलर्ट पर सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कहर के बाद अब डेंगू और वायरल की नई जंग शुरू हो गई है। दरअसल राज्य के विभिन्न जिलों से डेंगू और वायरल बुखार के कई मामले सामने आ रहे हैं, जो कि राज्य सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेंगू के मामलों की संख्या 6488 तक पहुंच गई है और इनमें से 70% मामले अगस्त और सितंबर महीने में सामने आए हैं। डेंगू ने मध्य यूपी, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी में कहर बरपा रखा है। इसमें सबसे ज्यादा जिला जो प्रभावित रहा वो फिरोजाबाद का है, जहां पर 60 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। मथुरा, कासगंज, आगरा, फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और सीतापुर में भी डेंगू के मामले सामने आए। स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो अब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ज्यादातर मामले पश्चिमी यूपी से सामने आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो भी डेंगू के अब तक 12 मामले सामने आ चुके हैं। बलरामपुर अस्पताल में बुखार से पीड़ित 6 मरीजों को बाद में डेंगू से प्रभावित पाया गया। लोकबंधु अस्पताल में 2 और सिविल अस्पताल में 4 मरीज भी डेंगू से बीमार पाए गए हैं। इनके सैंपल्स को लेकर आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है। इसी तरह फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव सभी जगह डेंगू अपना कहर दिखा रहा है। उन्नाव में 30 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा यूपी के सभी जिलों पर नजर रखी जा रही है। अधिक से अधिक बुखार और डेंगू पीड़ितों की जांच की जा रही है। वहीं अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के ग्राम सीहोर में डेंगू का कहर जानलेवा साबित हो रहा है। डेंगू के कहर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। डेंगू से एक महिला समेत 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, जिससे गाँव के लोगों में दहशत है। स्वास्थ्य विभाग में संचारी रोग के निदेशक डॉक्टर GS वाजपेयी का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रभाव है और स्थिति पर नजर रखने के लिए टीमों को तैनात किया गया है। संक्रमितों की जांच की व्यवस्था के साथ जागरूकता शिविर भी लगाया गया है। राकेश टिकैत ने कहा, मोदी के PM रहते सुरक्षित नहीं है देश में लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति मोदी का तानाशाह जैसा रवैया भाजपा को ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि सूबे के आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार तय है। टिकैत बुधवार की सुबह भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी विजयपाल सिंह के निवास पर मीडिया के लोगों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में देश का किसान आंदोलनरत है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि PM की तानाशाही भाजपा को ले डूबेगी। उनका आरोप था कि हाल ही में प्रदेश में हुए जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने देश के लाभकारी सरकारी उपक्रमों को बेचे जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि PM देश को 2 औद्योगिक घरानों के हाथों में गिरवी रख रहे हैं। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों की चर्चा करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि इन चुनावों में भाजपा की हार तय है।
उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में आगामी 27 सितंबर को आहूत भारत बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। अमरोहा में जिस स्थान पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा का आयोजन हुआ है, उसी स्थान पर संयुक्त मोर्चा की सभा आयोजित करने के लिए राकेश टिकैत ने भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में चर्चा की। भाकियू ने सीएम के कार्यक्रम का विरोध नहीं करने व उसी स्थान पर सीएम की सभा से दोगुनी भीड़ एकत्र करने का ऐलान किया था। प्रस्तावित सभा की सफलता के लिए राकेश टिकैत ने पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और अधिक संख्या में भीड़ जुटाने के लिए गांव-गांव जाने के निर्देश दिए। सूत्रों का कहना है कि दशहरे के ठीक बाद भाकियू की सभा प्रस्तावित है। उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए।